नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 19वां देखने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के लिए। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन ए है चुर्वेंदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिग्राम। तो प्राचीन भारत में जो व्यापारी का निगम होता था वो मणिग्राम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न वस्तुओं का भारत में उपयोग होने का सही क्रम हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी वस्तु जो है वो उपयोग में लाई थी। उसके बाद तो देखिए, सबसे पहले जो लाया था तो मगर संस्कृति आई थी, तो यानी पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरे जो नंबर पे आई थी वो लोहे का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो लोहे का उपयोग यानी ये तीसरी। वहीं हम बात करें तो चांदी के सिक्के आए थे फिर, और उसके बाद सोने के सिक्के। तो यहाँ पर हमें अनुक्रम क्या था? तो 4 3 2 1, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। बाकी ये तीनों थे, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो बात की जाए तो शासक वर्ण व्यवस्था के रक्षक कहे जाते थे। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो किसने की थी? ऑप्शन ए है एन जोशी ने, ऑप्शन बी बीपी बाड़िया, ऑप्शन सी बी रेगे, ऑप्शन सी ए डोंगे। तो प्रथम मजदूर संघ जो कि 1918 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी और ये की गई थी, बात की जाए तो बीपी बाड़िया द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र राय, ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो 1929 में नागपुर में संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता की थी। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी समाधि के कारण ना नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए है गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो बात की जाए तो जो नांदेड़ है गुरुद्वारा, ये सिख को लिए पवित्र माना जाता है। यहाँ पर जो समाधि है दरअसल वो है, बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब्ती प्रणाली की उपज हुई थी। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो जो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर के टाइम पे जो है वो उपज हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में दास प्रथा का प्रतिबंध लागू किया गया था? दास प्रथा को जो है बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए है नॉर्थ बुर्क, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी एलन बरो, ऑप्शन डी बेलेजली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एलन बरो। ओके, बेलेजली ने जो है सहायक संधि की बात की जाए तो बेलेजली के टाइम पे हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह, दिगंबर, बख्शी जंगबंधु या तुरुत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बख्शी जगबंधु ने जो है वो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सागर। तो ये हुए थे बालाघाट से। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नागवंश का संस्थापक पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं भीमनाग, ऑप्शन सी बी है स्कंदनाग, ऑप्शन सी बृहस्पति नाग, ऑप्शन डी वृषनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वृषनाग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक को
जनेन्द्र, गजविराज, नसिधिपति, परमेश्वर आदि उपाधियों को अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए है तोरामण, ऑप्शन बी यशोधवर्मन, ऑप्शन सी है विष्णुधर्मन, ऑप्शन डी है मिहिरकुल। तो ये सभी जो उपाधि दी गई थी दरअसल ये दी गई थी यशोधर्मन को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंसते हैं रोते हैं ये किसकी कृति है? शरद जोशी, हरसिंह परसाई, मूला रामूजी या जेठराम। तो हंसते रहो जो दरअसल जो है ये कृति है, बात की जाए तो शरद जोशी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो बजनी ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन ए है राजा भोज, ऑप्शन बी है जगनिक, ऑप्शन सी राजा चक्रधर सिंह, ऑप्शन डी पंडित कार्तिक राय। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा चक्रधर के द्वारा लिखी गई थी नर्तम सर्वस्व, जो कि 611 किलो बजनी ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, राजा चक्रधर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन के मंदिर किस कला के उदाहरण हैं? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, चंदेल आर्ट या दी बुंदेल आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दी बुंदेल आर्ट। अगला क्वेश्चन है, देओर कोठार की लोकप्रियता का कारण है? ऑप्शन ए है गुफाओं के कारण, ऑप्शन बी जैन मंदिरों के कारण, ऑप्शन सी बुद्ध स्तूप या ऑप्शन डी जीवाश्म पार्क। तो देव और कोठार की जो लोकप्रियता है दरअसल वो बात की जाए तो ये है बौद्ध स्तूप के कारण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है कि इन स्थानों में 64 योगिनी मंदिर, मतंगेश्वर, लालगुन महादेव और वशः ये क्या समानता है इसमें? ऑप्शन ए है सभी गुफाएं भीमबेटका के पास हैं, ऑप्शन बी सभी उज्जैन में मंदिर हैं, ऑप्शन सी सभी खजुराहो के मंदिर हैं, ऑप्शन डी सभी उज्जैन के पास मंदिर है। तो आपको पता हो 64 योगिनी मंदिर ये दरअसल जो है वो खजुराहो के मंदिरों में मिलता है। अगर आपको एक भी पता है इसमें से तो आप आसानी से लगा सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर से चोरी हुए प्रतिमा जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी थी, तो वो प्रतिमा जो है वो उसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। कि ऑप्शन है गोल्डन पैरट, ऑप्शन बी सिंगिंग पैरट, ऑप्शन सी फ्लाइंग पैरट, ऑप्शन डी पैरट लेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन पैरट लेडी। अगला है, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आर्द्रता भूमि सूची, ऑप्शन बी ओजोन क्षय सूची, ऑप्शन सी दुर्बल खनिज सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड जो है दरअसल ये आर्द्र भूमि सूची से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ का गठन कब हुआ था? देखिए वैसे बात की जाए जबलपुर की, अब पूछी जाती तो 1946 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो खंडपीठ है उसका गठन जो स्थायी रूप से कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नवंबर 1968 को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित उच्च न्याय पंचायत अधिकतम कितने रुपए तक जुर्माना कर सकती है? ठीक है, जो न्याय पंचायत होती हैं तो ये कितने रुपए तक जुर्माना करती हैं? 5,000, 6,000, 7,000 या बात की जाए 21,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 21,000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है 4 स्तरीय। वैसे बात की जाए तो देखिए जिला होती है, जिला फिर ग्राम, जिला होती है, नगर होती है, ग्राम होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है वो 4th लेवल की होती है। मतलब 4 जो है ये पश्चिम बंगाल में, बाकी अपने मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती है। और सबसे पहला जो पंचायत लागू किया गया था वो राजस्थान के नागपुर जिले में किया गया था। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 23 जुलाई 1973, 23 अप्रैल 1973, 27 जुलाई 1974, 27 अगस्त 1974। तो विश्वविद्यालय मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखिए 23 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, तो 23 अप्रैल तो आपको याद रहेगा, बस आपको पीछे का जो ईयर है वो याद रखना पड़ेगा, 1973 में। अगला है, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 20 अगस्त 1994, 20 अगस्त 1995, 5 जनवरी 1996, 15 अगस्त 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन है,
कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, भिंड, दतिया या उज्जैन? तो न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला, तो न्यूनतम जनजाति जो है वो कहाँ पर है? भिंड में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछा गया है। अलीराजपुर, डिंडौरी, मंडला या बालाघाट? आसान सा है, अलीराजपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हलवा जनजाति बालाघाट, नीमाड़, जबलपुर या विंध्य प्रदेश? तो ये पाई जाती है हलवा बालाघाट में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? कौल, सहरिया, बेगा या भारिया? तो इसमें से विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं पूछी गई है, तो कौल जनजाति जो है ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। बाकी सहरिया, बेगा, ये एक तरीके से भारिया जो है वो ये पिछड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई ग्राम स्वराज्य प्रणाली को कब शुरू किया गया था? 2001, 2003, 4 या 2005? तो ये किया गया था 2001 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज प्रणाली शुरू की गई थी। अगला है ऑक्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट क्या है? बहिर्वर्दी चट्टान, कायांतरिक चट्टान, अंतर्वर्दी चट्टान या अवसादी चट्टान? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वर्दी चट्टान, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एशिया में अंततः स्थलीय अफवाह के बृहद क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? वर्षा मौसमी और अल्प है, ऑप्शन बी। यह अति बृहद महाद्वीपीय है, ऑप्शन सी। नदी प्रणाल लावा प्रभावों से बाधित हैं, ऑप्शन डी। इसमें अनेक अंतरा पर्वतीय पठार हैं। तो एशिया में अंतःस्थलीय अफवाह जो वृहद क्षेत्र हैं ये दरअसल जो है वो किसकी वजह से हैं? जिसके अंतरा पर्वतीय पठार की वजह से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या कृत्रिम चट्टान? तो ये है आग्नेय चट्टान का। ओके, ग्रेनाइट जो रहता है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है? पश्चिम बंगाल, उडुपी, कंडापुर या रत्नागिरी? तो ये जो है वो पुड़ी जो है ये मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बाकी आपको मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? वनस्पति उद्यान, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव प्रणाली अभ्यारण्य? तो वनस्पति संरक्षण की पूछी गई है, इसमें से कौन सा नहीं होगा? जो वनस्पति उद्यान होते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? नथुला दर्रा सिक्किम में, पालघाट केरल में, भोरघाट कर्नाटक में या बोमीला अरुणाचल प्रदेश में? तो हमें इसमें से सम्मिलित नहीं पूछा गया है। ओके, तो देखिए नथुला दर्रा बिल्कुल सही है, सिक्किम में पाया जाता है, आपको याद रखना है। दर्रे जितने भी हैं आप याद रखना है, ठीक है। वहीं हम बात करें पालघाट, ये जो है वो केरल में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और बोमीला दर्रा जो है ये दरअसल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये भी सही है। वहीं हम बात करें भोरघाट की, तो भोरघाट दरअसल जो है ये कर्नाटक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये दरअसल महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है भोरघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंग जनजाति का निवास होता है? ओंग जनजाति का, तो ऑप्शन ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव या लक्षद्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप में ओंग जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आपको याद रखना है मेघालय। जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो पूछे गए हैं इसलिए, तो मेघालय है। और सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी पर कोल डैम परियोजना निर्माण है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी या नर्मदा? कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना दरअसल जो है सतलज नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार को संचित करती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर? तो जो बिहार में जो है ये त्रिवेणी नहर जो है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो
रेखा के सबसे अधिक समीप हैं, जो रेखा के अधिक समीप हैं। दरअसल रेखा मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर इंदौर, जबलपुर, भोपाल। बी ऑप्शन है सयगढ़, विदिशा, मंडला। और सी ऑप्शन है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। और डी ऑप्शन है शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उज्जैन के बिल्कुल ऊपर से निकलती है कर्क रेखा, याद हो तो आपको। बस राजगढ़ जो है वो रतलाम है, ये भी निकलती हैं, ये अधिक समीप है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण युग नहीं माना जाता है? पूर्व पाषाण युग नहीं माना जाता। ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। तो ग्वालियर को जो है माना नहीं जाता है, बाकी सभी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? चंबल सोन अक्ष का मध्य उत्तर प्रदेश, कैमूर की श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी है, या मैकाल। तो आपको पता हो चंबल जो है इस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है। तो मतलब ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो ये वाला क्षेत्र तो आपको पता हो मध्य उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, या मध्य भारत के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? मध्य भारत और मालवा के मध्य, रीवा, पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य, मालवा और बुंदेलखंड मध्य, मालवा और सतपुड़ा के मध्य। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता हो तो नर्मदा सोन घाटी जो है, ये बात की जाए तो ऊपर तो मालवा पड़ता है और नीचे क्या पड़ता है? यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी बीच में पड़ती है ना। तो इधर जो देखो जाएगा आप सतपुड़ा पड़ती है, ठीक है। बुंदेलखंड तो ऊपर पड़ गया ये सब, ठीक है। रीवा, पन्ना भी ऊपर पड़ गया, मालवा, मध्य भारत भी ऊपर पड़ गया। तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर विंध्य कंगार का दक्षिणी भाग है, विंध्य कंगार का। रीवा पठार, मालवा पठार, मांडेर पठार, ए एंड सी। तो विंध्य पठार, विंध्याचल मतलब इस तरफ का जो पार्ट है अपना मध्य प्रदेश का, ये मध्य भारत हो गया, बुंदेल ये वाला जो क्षेत्र है, रीवा विंध्य वाला ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भांडेर पठार। ओके, दक्षिणी भाग में पूछा गया है, तो भांडेर श्रेणी इधर पड़ती है अपनी, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नॉर्थ में जो है वो ये पड़ती है, मालवा, रीवा ऊपर हो गया। तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न जिले में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? धार, खंडवा, विदिशा या गुना। तो ईसागढ़ जो है ये हम जानते हैं गुना को। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय, पेज, सतपुड़ा। तो वैसे तो आपको पता हो कि कान्हा जो है वो सबसे बड़ा, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तो याद रखना है सतपुड़ा जो है इन सभी में बड़ा है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? पन्ना, सिंगोटी, नौरादी या बगडीरा। तो हमें राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है, तो पन्ना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नौरादेई अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो सागर जिले में पड़ता है। सागर, नरसिंहपुर इन जिलों में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, बेतवा, यमुना। तो कंचन जो है ये बात की जाए बेताब है, कंचन बेताब है एक तरीके से। तो बेतवा हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदी है? यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा या चंबल। देखिए खान नदी दरअसल जो है क्षिप्रा की है, सरस्वती नदी ये दोनों ही है, और क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षिप्रा। खान नदी आपको पता हो तो जो लाल बाग पैलेस इंदौर में है वो इसी के किनारे बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखना है, जेल पैरी में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ये। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत को समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग, संघीय वित्तीय योजना या राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान करती है, यानी राज्यों को जो है वो रुपए देती है केंद्र सरकार, किसकी सिफारिश से, ये पूछा गया है हमें। तो ये दरअसल जो है वो वित्तीय आयोग के सिफारिश से जो है ये अनुदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्ण, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एन संजीव रेड्डी। याद रखना है ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्वेश्चन है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध
महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सदन में उपस्थित और मतदाता करने वाले कम से कम 2/3 होना चाहिए, 2:3 के सदस्य मतलब। और सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए, और सदन के कुल सदस्यों में बहुसंख्यक सदस्य या सदन के विशेष बहुमत हैं। तो सदन के जो कुल सदस्य हैं, ठीक है, उपस्थित नहीं, मतलब जो कुल सदस्य हैं उसके 2/3 होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, महाभियोग। इम्पीचमेंट जो है वो किस में आता है, हमारा जो है आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है, याद रखना है। जो राष्ट्रपति रहता है उसका इम्पीचमेंट, महाभियोग उस पर लगाना है तो आर्टिकल 61 के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन के अंतर्गत आता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो विवेकाधीन के अनुसार मतलब अपनी विवेक के अनुसार जो है वो ये अंतर्गत आता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस भाषाओं को सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया? उड़िया, कन्नड़, तेलुगु। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर उड़िया, कन्नड़, तेलुगु दिया हुआ है, तो ये तीनों ही जो है वो भाषाएं ये शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत आता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु तो शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो है वो शायद आपको पता हो ना पता हो तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो भारत में जो है वो 6 हैं, ठीक है, याद रखना है। तमिल हो गई, तो कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है, तो 6 लैंग्वेज हैं क्लासिकल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधानों का संशोधन हो सकता है? ऑप्शन है सामान्य बहुमत से, ऑप्शन बी है कम से कम 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी है 3/4 बहुमत से, और संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो उच्च न्यायालय जो होते हैं वो दरअसल संसद में पारित बहुमत से जो है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या भारत शासन अधिनियम। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिक्स के लिए किया गया था, डायरेक्टर जो है वो ये बात की जाए बिजनेस के लिए किया गया था। तो इसको दरअसल जो है वो समाप्त किया गया था, ये कब किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विघटन का निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं होता है? राज्यसभा में उद्भूत लोकसभा को प्रेषित बिल, लोकसभा में उद्भूत राज्यसभा को प्रेषित बिल, राज्यसभा में उद्भूत परंतु लोकसभा को अप्रेषित बिल, उपरोक्त सभी। तो विघटन का निम्न में से किस प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो ये दरअसल जो है वो राज्यसभा में उद्भूत परंतु लोकसभा में अप्रेषित बिल है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या आचकार समिति। तो सबसे बड़ी समिति जो है वो, जिसमें सबसे बड़ी मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर या ओंडोमीटर। तो वायुमंडल में जो सापेक्ष आर्द्रता नमी जो होती है वो दरअसल किसके द्वारा, तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, आयतन या कार्य। तो सदिश राशि हुई, अदिश राशि हुई, सभी आपको पता होना चाहिए। संवेग जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसकी दिशा और डायरेक्शन हमें मतलब दिशा और बल पता हो,
तो ये सब चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है, डॉपलर प्रभाव, रडार, सोनार या पल्सर। तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो है वो हम प्रदर्शित करते हैं, ट्रैक करते हैं। ये ऑप्शन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उस किरणों से संबंधित है जो आर पार की जाती है। द्रव, प्रिज्म, खीरा या बात की जाए सभी पारदर्शी माध्यम। तो रमन इफेक्ट जो सीवी रमन ने दिया था, तो ये दरअसल जो है वो सभी पारदर्शी माध्यम के लिए लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है। एटम बम जो होते हैं, ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समूत्थन खंडन या पहले विखंडन फिर संलयन। तो एटम बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और नाभिकीय संलयन पर जो होती है वो सन होता है। जो सन में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन की वजह से होती है, और एटम बम में जो है वो नाभिकीय विखंडन की वजह से होती है। तो दोनों ही याद रखना है। परमाणु के नाभिक में के अवयव हमें बताना है। परमाणु के नाभिक में अवयव, ठीक है, नाभिक की पूछी गई है, नाभिक में जो रहती है। नेक्स्ट तो यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो नाभिक में रहते हैं। मतलब हम देखा जाए तो इस तरीके का ये नाभिक है, ठीक है। तो इसमें बात की जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है बाहर। तो नाभिक में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? TNG, FNP, TNA, TNT। तो इसका आंसर हो जाएगा TNG। नेक्स्ट है यहाँ पर, यकृत यानी लीवर एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस राज्य में जमा होती है? किस राज्य में जमा होती है, मतलब किस फॉर्म में जमा होती है पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन के रूप में। जो हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो हमारे लीवर में जमा होती है। उसके बाद जैसे हम खाना बंद कर देते हैं तो ग्लाइकोजन से जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जिससे हमें फिर से एनर्जी जो है वो मिलती है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का हमें जो है वो कौन सी धातु मौजूद होती है? कोबाल्ट, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो B12 में जो है वो कोबाल्ट धातु जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है, दूध में विद्यमान सैकेराइड है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कैरोटीन। तो दूध में जो है वो लैक्टोज रहता है, ठीक है, लैक्टोज। जिसे जैसे हम कर्ड जो रहता है, दही रहता है, वो क्या रहता है, लैक्टिक, एक लैक्टिक बेसिलस मतलब उसमें बैक्टीरिया रहता है, जिसकी वजह से दूध जो है वो दही में जम जाता है। अगर आप दूध है और दूध में एक दही डाल दोगे तो दही में क्या रहता है, लैक्टोलस वायरस करके बैक्टीरिया रहता है, वायरस नहीं बैक्टीरिया रहता है। तो इसमें जाओगे तो वो सब में फैल जाता है। तो लैक्टोस याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको दूध को नापने के लिए क्या यूज करते हो, लैक्टोमीटर याद करते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप रख सकते हो, लैक्टोज जो है वो सैकेराइड विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? साउंड कार्ड से, बस, CPU, USB या CD। तो साउंड कार्ड जो है वो CD हो गई, ठीक है। साउंड कार्ड, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए पोर्ट जोड़ा जाता है, तो CD हो गई, ठीक है। CD के माध्यम से हम जो है वो लगा सकते हैं। बाकी इसमें थोड़ा ऑप्शन क्वेश्चन में थोड़ा ना एक मिस्टेक है, एक तरीके से देखिए, साउंड कार्ड जो रहता है, साउंड एक कार्ड रहता है ऐसे, तो बिना वैसे भी पोर्ट रहता है उसमें, तो उसे वैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो कंप्यूटर साक्षरता की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी जो है वो कंप्यूटर साक्षरता होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो आसान है, स्कैनर जो रहता है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस एक तरीके से। आप देखोगे यहाँ पर ये माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पेन हो गया, ये क्या है, सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैन वाला स्कैन करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एल्बर्ट, विलियम इंग्लिश, ओलियन कपूर या रॉबर्ट चावली। तो ये कंप्यूटर माउस, ये क्वेश्चन पूछा भी गया दरअसल PSC में, पहले पूछा गया है प्रीवियस ईयर में देखोगे तो। डगलस एंजलबर्ट जो है इनके द्वारा जो है वो बना गया था। शायद इनका जो है वो निदान भी हो गया था काफ़ी टाइम पहले ही।
तो अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइंस, डाटाबेस, डिस्क स्पेस या ये सभी। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो आकार निर्भर करता है, तो ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो वर्चुअल जो रहती है, ठीक है, डिस्क स्पेस पर। सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई की रेंज पूछी गई है कि शब्द लंबाई कैसी होती है सुपर कंप्यूटर रहती है। तो 64 बिट के तक रहती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 64 बिट। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा पूछी गई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग, जहाँ बेसिक, फोर्ट्रन, लोगो या कोबोल। तो उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रन। ओके, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन करके जो है इसका फुल फॉर्म रहता है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण समय समय पर निम्न आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह पर, केंद्रीय विधि मंत्रालय की अनुशंसा पर, संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाए जाने पर। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की संख्या, तो ये दरअसल जो है वो संसद द्वारा इस विषय पर जो कानून बनाए जाएंगे तभी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह आवश्यक है। लोकसभा संघ का अध्ययन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, और बात की जाए मुख्य चुनाव अधिकारी। राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी को हटाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह आवश्यक पड़ेगी, इनमें से किसकी पड़ेगी? तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च जो संघ लोक सेवा आयोग का होते हैं उनके लिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी राज्य की मांग पर संघ लोक सेवा आयोग अपनी सेवाएं देने को तैयार हो सकता है। ऑप्शन ए है यदि राज्य का राज्यपाल यह याचना करे। ऑप्शन बी है राज्य सूची के विषय में जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है राज्यपाल की मांग करे। ऑप्शन सी है यदि राज्य का राज्यपाल यह याचना करे। और ऑप्शन डी है ऐसा तभी हो सकता है जब संसद इस संबंध में उचित विधि का निर्णय करे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि राज्य की मांग पर संघ लोक सेवा आयोग अपनी सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब राज्य सूची के विषय में जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है और राज्यपाल की मांग करे। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पहले वित्तीय आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, बी राज मन्नार, के सी नियोगी, बाई बी चौहान, ब्रह्मानंद। तो आसान सा है, पहले वित्तीय कौन थे? के सी नियोगी थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय राज्य स्तरीय संबंधों के बारे में वित्त आयोग की भूमिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, क्षेत्रीय परिषद, योजना आयोग या केंद्र सरकार द्वारा? तो इसका किया जाता है योजना आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता पूछी गई है। तो वित्त आयोग के सदस्यों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान में उल्लिखित है, भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित किया है। तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता जो है ये संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, संसद द्वारा। ओके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के हितीय अधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है? तो देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 350 ये है, 351, 350, 350 बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 350 बी। अगला है यहाँ पर द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक पूछे गए हैं कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रवीश कुमार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि पत्रकार हैं एनडीटीवी के। अगला क्वेश्चन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, नैरोबी, अबू धाबी या दुबई में? तो नई दिल्ली में हुआ था 2010 में। किसका? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना ऑपरेशन बेनीला का शुभारंभ किया? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर या इंडोनेशिया? तो ये मेडागास्कर में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? तो पहले न्यायाधीश जो थे ओसवाल थे, यानी रजनीश ओसवाल। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की पहली जलमग्न मेट्रो
तो आपको पता हो जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट की गई थी वहीं पर जो है वो जलमग्न मेट्रो यानी जल के अंदर जो है वो मेट्रो चलाई जाएगी। तो ये कहाँ पर? कोलकाता में, डी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम पूछी गई है 2020 की, कौन सी है विश्व स्वास्थ्य दिवस की? तो सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत, सर्बिया, चीन या बात की जाए तो जापान? तो ये करेगा हमारा, मतलब ये करेगा चीन। ओके, एशियाई खेलों, युवा खेलों का। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में स्थान पर रहा। तो बहुत ही जो है वो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तो ये चौथे स्थान पर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा? जबलपुर, माधवगढ़, मंडला या भोपाल? जियो पार्क जो है ये कहाँ पर? जबलपुर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की शुरुआत ये कब की गई थी? 2001, 2000, 2001, 2003, 2005? तो ये की गई थी 2001 में, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। नेक्स्ट यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश के तैराक चयनित अंतर्राष्ट्रीय तैर की ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। ये हमें बताना है कि इसमें से कौन से हैं? अद्वैत पांडे, परम पद्म, चंद्रकांत हरडे और कन्या नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कन्या नायर, जो कि एक तैराक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चैत्यगिरी वार्षिक उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुआ? मुक्तगिरी, अमरकंटक, सांची या महेश्वर? तो गिरी। ओके, तो गिरी से आप याद रखना है, जैसे मुक्तगिरी है तो क्या है? जैन तीर्थ स्थल है, एक तरीके से बौद्ध तीर्थ स्थल। ओके, तो बौद्ध की बात की है तो सांची इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, तो चैत्यगिरी जो है वो बौद्ध सांची में हुआ था। तो मुक्तगिरी जो है वो जैन का है, तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, तो वो जैन का है ना कि बौद्ध का है। ठीक है, तो चैत्यगिरी जो है वार्षिक उत्सव जो है ये सांची में मनाया जाता है। सांची जो है वो राजस्थान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के शरद जपे को किस खेल के लिए विश्व मित्र पुरस्कार 2019 से सम्मान किया गया? शरद जपे, तैराकी, सैलिंग, खो खो या बात की जाए तो हॉकी? तो शरद जपे जो है ये खो खो के खिलाड़ी हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। वाइल्ड लाइफ की इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो तेंदुआ जो है वो मध्य प्रदेश में है। ओके, तो देखिए, टाइगर हो गए, तेंदुआ हो गए, घड़ियाल हो गए, तो ये सभी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए। अगला है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण पंजीयन हेतु मोबाइल ऐप, कौन सा मोबाइल ऐप? किल कोरोना ऐप, कोविड ऐप, क्लीन ऐप या मेडिकोविन ऐप? तो कोविड ऐप है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टीकाकरण पंजीयनी। अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवाइएगा। ओके, वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे जितने ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतना ही हमें फायदा है, और बाकी के कार्य भी जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, लगवानी तो पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार ने किस देश में शहतूत बांध के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? शहतूत बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहतूत बांध, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या भूटान? तो ये है अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। डुरंड जो है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो याद रखना है डुरंड। अफगानिस्तान सबसे देखा जाए तो सबसे कम एरिया टच करता है, सबसे ज़्यादा जो करता है वो बांग्लादेश करता है। ओके, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर चीन करता है सबसे ज़्यादा टच, पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे पर चीन है। फिर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, फिर नेपाल हो गया, याद रखना है। फिर म्यांमार। ठीक है, फिर बात की जाए तो भूटान, भूटान और बाद में अफगानिस्तान। तो ये क्रम याद रखना है, क्वेश्चन पूछ के जाता है सबसे ज़्यादा टच कौन सा देश करता है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। और बाकी आपको ऑप्शन दिए रहते हैं तो उस हिसाब से भी जाना है। तो आपको ये खासकर जो मैंने आपको बताया है वो याद रखना है। पहले नंबर पर कौन हो गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरे पे चाइना, तीसरे पे बात की जाए तो पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे बात की जाए तो म्यांमार, और छठवें पे भूटान, और सातवें पे अफगानिस्तान। ठीक है, तो बी, सी, पी,
एन BCPN MBA, ऐसे करके याद रख सकते हो, BCPN MBA। ठीक है, तो जैसे भी आपको कई सारी ट्रिक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो ये थे आज का टेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।